हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री वल्लभ पाटीदार, फाइनेंशियल एडवाइजर। 31 फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में आज की 19th मिस्टेक, 19वीं मिस्टेक जो कि अक्सर लोगों से होती है, हेल्थ इंश्योरेंस को सही से ना समझ कर लेना। अधिकतर लोगों से ये गलतियां होती है कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रॉपर समझ के ना रखें। आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस में किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन पे किस टाइप से अप्लाई करना है, आपको सारे पॉइंट प्रॉपर क्लियर होंगे। स्टोरी फॉर्म में हम प्रॉपर समझते हैं कि मिस्टर जाधव एक बेहतरीन और शानदार तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी में अपना काम करते हैं और मिस्टर जाधव की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे कि वो अपने हॉस्पिटल में, उनके कहने का मतलब है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। मिस्टर जाधव को तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। और मिस्टर जाधव वैसे तो काफी अच्छे से सिंसियर और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रे के रखे हुए हैं, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती अच्छे से कराया गया और साथ ही साथ एक अच्छे ट्रीटमेंट कराया गया। वहां से पूरा उनका ट्रीटमेंट होने के बाद वो निकल भी गए। 15 लाख का बिल उनका बना, जो कि मिस्टर जाधव ने 15 लाख का बिल पे कर दिया। उसके बाद उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, प्रॉपर थी, 20 लाख के सफिशिएंट थी, 20 लाख का समेश्वर के साथ। तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के में कंपनीज पे दावा किया, लेकिन अफसोस उनको 7 लाख रुपए में ही अपना निपटारा हुआ और उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू 7 लाख रुपए ही मिले। हुआ दोस्तों क्या है, 50% से ज्यादा पैसा मिस्टर जाधव को अपनी जेब से देना पड़ा। अब ये क्यों हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, आइए हम समझते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में ध्यान रखने लायक है, उनको हम समझते हैं। यदि इन पे हमने ध्यान नहीं दिया गया तो जो मिस्टर जाधव के साथ हुआ, भविष्य में हमारे साथ भी हो सकता है, यदि आपने इन पे ध्यान नहीं दिया गया। कुछ पॉइंट के साथ समझते हैं। नंबर 1, रूम रेंट कैपिंग। अब रूम रेंट कैपिंग होता क्या है दोस्तों, कि हॉस्पिटल में जो हम रूम लेते हैं, हमारी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग क्या है, उसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि 5,000 रुपए पर प्रतिदिन के हिसाब से हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, लेकिन हमने रूम ही सिलेक्ट 10,000 रुपए का किया, तो ऊपर के जो 5,000 रुपए हैं वो हमारी जेब से देने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी पॉलिसी, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें रूम रेंट कैपिंग आपके अकॉर्डिंग, आप जो चाहते हैं वो सफिशिएंट लेकर रखें। 5,000 10,000 जो भी आप चाहते हैं प्रॉपर, ताकि आपको वहां पे इश्यूज ना आए। यदि आपको रूम रेंट कैपिंग ज्यादा नहीं है, 5,000 रुपए है, तो आप कोशिश करें कि रूम 5,000 है उससे कम का ही ले, ताकि आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़े। यदि आप बियर कर सकते हैं सभी, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। यदि एक्स्ट्रा बड़ा रूम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी इस बात को ध्यान रखना, आपकी पॉलिसी में आपका रूम रेंट कैपिंग कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सर्जरी में यदि 10 लाख रुपए आपके लग रहे हैं और आपकी सर्जरी लिमिट 5 लाख की है, तो ऊपर के 5 लाख फिर आपको जेब से देना पड़ेंगे। इसीलिए इसको भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि सर्जरी लिमिट कितनी। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का पॉइंट आता है हमारा को पेमेंट विकल्प। अक्सर लोगों से यह गलती होती है कि वो अपने को पेमेंट विकल्प में कुछ परसेंट प्रीमियम बचाने के चक्कर में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये होता क्या है, इसको समझते हैं। को पेमेंट विकल्प ये होता है कि आपकी पॉलिसी में यदि एग्जाम्पल के लिए आप 25% का भुगतान करते हैं, तो आपकी प्रीमियम कम हो जाती है। महज आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपकी प्रीमियम में आपने 2500 रुपए बचा लिए, 25% के भुगतान आप करेंगे, तो आपके 10 लाख की पॉलिसी है, आपका क्लेम आता है 10 लाख रुपए का, इसमें 25% आपको पे करना है, मतलब 2.5 लाख रुपए आप पे करेंगे और कंपनी 7.5 लाख रुपए पे करेगी। सोचो दोस्तों, 2500 रुपए आपने बचाने के चक्कर में आपको 2.5 लाख रुपए जेब से देने पड़ सकते हैं। इसीलिए को पेमेंट विकल्प का ध्यान रखें। इसमें 100% पैसा कंपनी को ही पे करने दीजिए, इसको बिल्कुल ना ले, क्योंकि आज की थोड़ी सी प्रीमियम बचाने के चक्कर में आप भविष्य का मोटा पैसा गंवा सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखें। अक्सर लोग अपनी प्रीमियम को कम करने के चक्कर में इस विकल्प को ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है।
नंबर तीसरा पॉइंट आता है कि डिजीज की सब लिमिट को अनदेखा करता है। अक्सर लोग अलग अलग डिजीज जो होती हैं, अलग अलग बीमारियां होती है, उसकी अलग अलग लिमिट होती है, इसको अनदेखा कर देना या फिर कम लिमिट सिलेक्ट कर देना। तो आप ये अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आज ही पता करें कि आपने अपनी डिजीज की लिमिट को क्या रख रखा है। इसको एग्जांपल उदाहरण के लिए अपन प्रॉपर समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी हार्ट की यदि कुछ सर्जरी होगी या हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का इलाज होता है तो उसने अपनी लिमिट 3 लाख की सेट कर रखी है, जबकि उसकी पॉलिसी 10 लाख के सम एश्योर की। तो इसमें होगा क्या कि यदि उसको हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी होती है और उसमें इलाज का खर्चा 5 लाख होता है, तो आप सोचोगे कि मेरी पॉलिसी तो 10 लाख की है, 5 लाख रुपए पूरी कंपनी पे कर देगी, मुझे तो कुछ नहीं करना है। लेकिन आपकी हार्ट की लिमिट 3 लाख है भाई। इसीलिए होगा क्या कि 3 लाख ही कंपनी पे करेगी, 2 लाख आपको पे करने पड़ जाएंगे। इसलिए आज ही अपनी डिजीज की सब लिमिट क्या है वो देखें, यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और यदि नहीं ली और आप लेने जा रहे हैं तो अपनी डिजीज की सब लिमिट प्रॉपर सेट करें। मैं तो कहता हूं कि जितनी की पॉलिसी आपने ले रखी उतने की ही सम एश्योर के साथ अपनी डिजीज की सब लिमिट रखी, ताकि आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत ना पड़े। नंबर चौथा पॉइंट, अक्सर लोगों से यह भी गलतियां होती है कि सम एश्योर की वृद्धि की बजाय नो क्लेम बोनस की वृद्धि करते रहते हैं। कुछ लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है और कुछ लोगों को पता रहता है, तो वो नो क्लेम बोनस की वृद्धि को थोड़ा देखते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे भविष्य में आपको नुकसान में जाता है। सम एश्योर मतलब क्या होता है कि आपने 10 लाख की एक पॉलिसी ले रखी है, मतलब 10 लाख के इलाज के नाम पे आपको पैसा कंपनी के थ्रू मिल रही है। और नो क्लेम बोनस ऐसा होता है कि यदि किसी साल आपको क्लेम नहीं आया है और पूरा साल वो खाली गया, तो 25% उसमें नो क्लेम बोनस यदि मिल रहा है तो वो 10 लाख अगले साल 12.5 लाख हो जाएगा। उसके अगले साल भी आप नहीं लेते हैं तो वो 15 लाख रुपए हो जाएगा नो क्लेम बोनस। लेकिन आप उसके तीसरे साल आपको क्लेम आता है, भले ही क्लेम 5 लाख का आता है, लेकिन तो आपका नो क्लेम बोनस वापस 0 हो जाएगा, मतलब 10 लाख पे आ जाएगा। इसकी बजाय आप अपने सम एश्योर को बढ़वाएं, आप सम एश्योर में वृद्धि करें। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका 10 लाख 12.5 लाख होगा सम एश्योर, 12.5 से 15 लाख होगा। उसके बाद यदि आपको क्लेम भी आ जाता है 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए हो जाएंगे और आपका सम एश्योर 15 लाख ही रह जाएगा। मतलब उसके चौथे साल आप यदि 15 लाख तक का भी आपको क्लेम आता है तो आपको मिलेगा। और नो क्लेम बोनस में 15 लाख का क्लेम आता है तो आपको 10 ही लाख मिलेंगे, 5 लाख रुपए जेब से जाएंगे। इसीलिए अपनी पॉलिसी में सम एश्योर को बढ़ाए दिन पे दिन, न कि नो क्लेम बोनस को बढ़ाने पे फोकस करें। यदि आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं यदि आप किसी इश्यू का सामना कर पा रहे हैं। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर 5वां पॉइंट जो कि अक्सर लोगों से गलती होती है कि कैशलेस सुविधा का लाभ न लेना, कैशलेस पॉलिसी का लाभ न लेना। ये कैशलेस होता क्या है? ये होता है दोस्तों कि हमारी पॉलिसी में यदि क्लेम आता है तो कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को वहीं पे डायरेक्ट पैसा दे देगी, इलाज के टाइम ही हमें जेब से देना नहीं पड़ेगा। अक्सर नहीं तो अधिकतर यदि कैशलेस विकल्प नहीं चुनते हैं हम, तो होगा ये कि सारा भुगतान आपको करना पड़ेगा हॉस्पिटल को, और फिर बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा दावा करेंगे, जो कि 1 महीना 2 महीना 4 महीने न जाने कितना लग जाएगा। इतने टाइम तक हमें पैसा जेब से लगाना पड़ेगा। इसीलिए यदि कैशलेस पॉलिसी का विकल्प चुने, कैशलेस का विकल्प चुने, ताकि आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़े, डायरेक्ट हॉस्पिटल कंपनी हॉस्पिटल को पे कर दे। छठी मिस्टेक जो अधिकतर लोगों से होती है कि रीस्टोरेशन बेनिफिट, एक बेहतरीन बेनिफिट है, रीस्टोरेशन बेनिफिट का विकल्प ना चुने। दोस्तों ये किस टाइप से एक नुकसानबंद साबित हो सकता है, देखते हैं हम कि यदि किसी व्यक्ति की 10 लाख की पॉलिसी, 10 लाख की प्रीमियम सम एश्योर है और उसका एक क्लेम आता है 8 लाख का, तो 8 लाख का क्लेम तो उसका पास हो जाता है, और उसी साल दूसरा क्लेम आता है 3 लाख का, तो यहां होगा ये कि आपने रीस्टोरेशन बेनिफिट नहीं ले रखा है, तो 2 लाख तो आपको कंपनी दे देगी क्योंकि आपकी 10 लाख की पॉलिसी थी, 8 लाख में 2 लाख 10 लाख, लेकिन 1 लाख रुपए आपको जेब से देने पड़े।
यदि रीस्टोरेशन बेनिफिट आप ले लेते हैं तो वो 3 लाख रुपए, 1 लाख भी आपको जेब से नहीं देना है, वो रीस्टोरेशन हो जाएगा और आपको 11 लाख रुपए ही कंपनी आपको पे कर देगी, आपको जेब से कुछ नहीं देना। इसीलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अपनी पॉलिसी में रीस्टोरेशन बेनिफिट जरूर लेकर रखें। अक्सर एक 7th मिस्टेक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है कि मिनिमम वेटिंग पीरियड, यदि कोई हमें डिजीज रहती है उसका मिनिमम वेटिंग पीरियड का विकल्प ना चुनना। ये क्या होता है पॉइंट, यदि ऑलरेडी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और हमें डायबिटीज है या कोई बीमारी है, पॉलिसी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपने बकाया बताया भी, पर आप उस बीमारी, उस डायबिटीज को कम कुछ टाइम पीरियड मिनिमम का रखें, जैसे 3 साल का है तो 3 साल के बाद वो इंक्लूड हो जाए, उसके इलाज का पैसा भी आपको मिले, इस टाइप का विकल्प आप जरूर चुने। कुछ लोगों से ये नहीं चुनते हैं तो 4 साल 5 साल बाद भी डायबिटीज के नाम पे जो इलाज होता है उसका क्लेम नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप इसका मिनिमम वेटिंग पीरियड जरूर चुने ताकि 3 साल के बाद ही वो बीमारी आपकी कवर हो जाए और उससे रिलेटेड कोई इलाज होता है तो आपको उसका क्लेम का पैसा मिले। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समय पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुकाना, जो कि अधिकतर लोग नहीं चुकाते, अधिकतर लोगों से वो ध्यान नहीं देते हैं। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम की डेट निकल जाती है या फिर भूल जाते हैं वो लोग, और यदि डेट निकलने के बाद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आता है तो आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आप यहां तक कि क्लेम भी नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसीलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, और मैं पर्सनली कहूंगा आपने यदि लाइफ इंश्योरेंस में अपना पॉलिसी ले रखी है लाइफ इंश्योरेंस, तो इन दोनों की डेट से पहले ही आप प्रीमियम जरूर चुकाएं ताकि आपको क्लेम के टाइम दिक्कत ना हो और आप सारे बेनिफिट अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के ले लें। दोस्तों रियली आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लग रही है हमारी वास्तव में तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्रॉपर नॉलेज मिले और सही तरीके से एक जागरूक जनता बनके वो जागरूकता के साथ अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करे ताकि वो अपनी फैमिली को तो सिक्योर करे ही करे, अपने आप को सिक्योर करे और अपनी मनी को लूज होने से बचाए, और साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट के सूत्र को समझकर अपनी परिवार में अपनी ग्रोथ करे, अपने पैसों की ग्रोथ करे और सही तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।